ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। श्रोताओं, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं डॉक्टर उज्जवल शर्मा और हम आपसे जानना चाहेंगे कोविड से संबंधित बातों को। तो सबसे पहले डॉक्टर शर्मा, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी डॉक्टर उज्जवल शर्मा, चेस्ट फिजिशियन, एडवांस चेस्ट क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जी जी जी। और जैसा कि हम देख ही रहे हैं, आज के समय में प्रतिदिन हम न्यूज़पेपर में देखते ही हैं कि कोरोना के मरीज जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जी उनकी संख्या बढ़ रही है और हम लोग भी हॉस्पिटल में और ओपीडी में प्रतिदिन इस तरह के मरीजों का इलाज कर ही रहे हैं और उनका उपचार कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ग्वालियर के सभी नगर वासियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि वो अपनी सावधानियां बरतते रहें। बिल्कुल जब तक जरूरी ना हो तब तक घर से ना निकलें, ग्रुप में ना जाएं, भीड़ से बचें और हर आधे घंटे में अपने हाथ का 20 सेकंड तक धोएं और जब तक जरूरी ना हो लोगों से दूरी बना के रखें। इसमें बहुत जरूरी है कि अपना खान पान भी ठीक से रखें, वो अपना न्यूट्रिशन, प्रॉपर प्रोटीन डाइट, हरी सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स और मल्टीविटामिन प्रॉपर लेते रहें ताकि इनकी इम्यूनिटी ठीक से बनी रहे। जी और पानी का भी सेवन बराबर पीते रहे, क्योंकि हम देखते हैं डिहाइड्रेशन में भी काफी इम्यूनिटी इनकी डाउन हो जाती है। और बिल्कुल मास्क का उपयोग करना बिल्कुल ना भूलें। मास्क का दिन मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें जी और जितना भी सावधानी बरत सकते हैं इस संबंध में है हेल्थ अपना जो सावधानी हाइजीन है प्रैक्टिस कर सकते हैं, जी तो जी ही इस बीमारी को हम बच सकते हैं। क्योंकि अभी तक कोई इसकी प्रॉपर दवाई और वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो जो चीज हमें बचा सकती है इस बीमारी से वो यही है कि आपकी सावधानी रखें और किसी भी तरह से ग्रुपिंग से बचें। जी, बहुत सही आपने कहा। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि चूंकि कोविड के पेशेंट्स को आप लोग इतना अटेंड करते हैं, देखते हैं, तो किस तरीके से उनका इलाज करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जानने की एक उत्सुकता होती है मन में। जी जी जी। तो एक्चुअली जैसे ही कोविड के कोई पॉजिटिव मरीज की जानकारी मिलती है तो जिस तरह से जो डेडिकेटेड जो कोविड फैसिलिटी है वहाँ पर उन मरीजों को रखा जाता है, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको वहाँ पर एम्बुलेंस से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जी फिर वहाँ पर फैसिलिटी में उनको 10 दिन या 14 दिन तक उनको वहाँ रखा जाता है। और जो दवाइयाँ उनको बताई गई हैं, जो मरीज स्टेबल होते हैं या माइल्डली सिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब जिनको बिल्कुल परेशानी नहीं है या कम परेशानियां हैं, हल्की खांसी है या हल्का बुखार है, जी हल्की कमजोरी है, उस तरह के मरीजों को ओरल दवाइयां मतलब जो मुंह से खाई जाती हैं, टैबलेट्स होती हैं, वो दवाइयां दी जाती हैं। जी और जिनको परेशानी ज्यादा होती है, जिनको फीवर हाई ग्रेड आता है, सांस की तकलीफ ज्यादा होती है, उनको फिर आईवी इंजेक्शन, आईवी दवाइयां, स्टेरॉइड और ऑक्सीजन के द्वारा भी उनको उपचार दिया जाता है। जी जी और जब मरीज 10 से 14 दिन तक उस सेंटर में रहते हैं और जब लास्ट के 3 से 4 दिन बिल्कुल सिम्टम्स फ्री होते हैं तो फिर उनको घर के लिए भेजा जाता है। और घर पर भी उनको ये हिदायत दी जाती है कि आप 7 दिन तक घर पर अपने होम आइसोलेट रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। उसके बाद ही डॉक्टरी सलाह के बाद घर से अपना बाहर निकलना चालू कर सकते हैं और अपने वर्क को रिज्यूम कर सकते हैं। बहुत सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, एक खास बात और बहुत खास बात जो है कि किसी को भी जो भी ये कोई भी जब मरीज होता है और उसको ये पता हो जाता है कि कोरोना हो चुका है और वो हॉस्पिटलाइज होता है, तो हॉस्पिटल में तो उसको अकेले ही रहना पड़ता है, मतलब उसकी फैमिली का कोई भी नहीं होता उसके साथ। जी 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 आप ही लोग इस तरीके से भी मैनेज सब करते हैं, कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि अकेलापन, बेशक वो बहुत ज्यादा बीमार नहीं है, लेकिन अकेलापन एक मेंटली बहुत ज्यादा आदमी परेशान हो जाता है और घबरा घबरा करके वो खुद बीमार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं आप लोग, कैसे मैनेज कर पाते हैं? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। और ये समस्या बहुत ही कॉमन देखी जाती है
जी। जब मरीज अपने घर से बिल्कुल सडनली, जब हम साथ में रह रहे होते हैं परिवार के साथ, 7 लोग 10 लोग के साथ में रह रहे होते हैं, और अचानक से एक दिन पता चलता है कि पॉजिटिव रिपोर्ट आई हो, फिर अचानक से एक अलग होटल में या कहीं फैसिलिटी में कमरे में रखा जाता है उनको मरीजों को। तो ये प्राय ऐसा मतलब उनको दिमाग में ऐसा आता है, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, बट हम यही उनको प्रयास करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनको यही हिदायत देते हैं कि किसी न किसी चीज में ऑक्यूपाई रहिए। अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो म्यूजिक लिसन करिए, और अगर कोई और हॉबी है जैसे किताबें पढ़ना है तो आप अपने घर वालों को बोल के किताबें मंगवा सकते हैं। कोई भी ऐसी हॉबी है उस चीज में ऑक्यूपाई रहें। अगर अपने को बिजी रखेंगे कहीं ना कहीं तो वो बाकी की जो चीजें हैं जो नेगेटिव सोच है वो कम आएंगे। तो इस तरह से वो, इसके साथ ही हम उनको ये प्राणायाम, योगा, ये सारी एक्सरसाइज, ये सारी चीजें भी उनको बताते हैं। तो इस तरह से भी वो अपने आप को कहीं ना कहीं चीजों से ऑक्यूपाई रखते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। और जो मरीज ठीक हो चुके हैं उनसे भी हम उनका संवाद करवाते हैं। तो जो मरीज ठीक होके गया हुआ है वहाँ पे 10 दिन रह के 7 दिन रह के जो ठीक होके गया हुआ है उनसे भी उनका हम संवाद करवाते हैं। तो जो ठीक हो गए हैं वो काफी उनसे प्रोत्साहन मिलता है और कहीं ना दिमाग में आता है कि नहीं, जब ये भी ठीक हो गए तो हम भी ठीक हो जाएंगे। तो ये बातचीत कैसे करवाते हैं? फोन से? हाँ, फोन से ही करवाते हैं, वीडियो टेलीकंसल्टेंसी से, या फिर फोन से, या उनके जो आपसी मित्र हैं उनसे बात करवाते हैं। कहीं ना कहीं से संदेश उनको दिलवाते हैं। और हम लोग भी जब राउंड पे जाते हैं तो उनको ये सारी चीजें बताते हैं कि इससे घबराने की बात नहीं है। और लगभग 90% लोग, जो प्रतिशत जो मरीज हैं वो इन्हीं दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। और एक बात हम आपसे डॉक्टर साहब और जानना चाह रहे थे क्योंकि आप टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और कोरोना का जो वायरस है वो फेफड़ों में इसका ज्यादा प्रभाव होता है, तो हम इसे संभाल करके इसे किसी भी एक साधारण इंसान को क्या करना चाहिए? हाँ, एक्चुअली क्या है कि जो कोरोना वायरस है ये इनफेक्ट स्टार्ट करता है गले से। ये गले में पहले इसका जो कांटेक्ट होता है वो गले में ही होता है जी। और फिर गले से ये जाके फिर लंग्स में जाके इन्फेक्शन करता है, और इन्फेक्शन धीरे धीरे दोनों लंग्स को इन्वॉल्व कर लेता है, निमोनिया कर लेता है, जिसको हम निमोनिया कहते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन करता है जिसको हम निमोनिया कहते हैं। तो इससे बचने का जो है वो सेम ही तरीका है कि हम अपना इम्यूनिटी अच्छा रखें, डाइट अच्छी रखें, न्यूट्रिशन प्रॉपर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते रहें, ग्लव्स और अपना मास्क का यूज करें, जितना हो सकता है लोगों से दूर बचें। बट अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि अगर इस तरह के आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे गले में खराश है, गले में दर्द हो रहा है, हल्का फीवर आ रहा है, कमजोरी आ रही है, तो तुरंत आपको डॉक्टरी सलाह लेके दवाइयाँ चालू कर देनी चाहिए। उसमें देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सही समय पर हम दवाइयाँ ले लेते हैं संक्रमण को उसकी रोकथाम की जा सकती है और उसके होने वाले दुष्प्रभाव, लंग्स पर होने वाले दुष्प्रभावों को भी बचा जा सकता है। अच्छा। अगर वो इन्फेक्शन काफी ज्यादा फैल जाता है, उसका प्रभाव ज्यादा हो जाता है, तो फिर उसको कंट्रोल करने में भी टाइम लगता है, दवाइयाँ भी काफी ज्यादा लेनी पड़ती हैं और कभी कभी ठीक होने के बाद भी लंग्स पर उसके प्रभाव बने रहते हैं। लंग्स में वो कमजोरी है वो बनी रहती है। तो बहुत जरूरी है कि पहले तो इन सब चीजों से बचा जाए, बट अगर कभी इन्फेक्शन ऐसा हो भी जाता है तो तुरंत इसकी सही दवाई 7 से 10 दिन तक इसकी दवाई चलती है और वो प्रॉपर CT स्कैन और ब्लड टेस्ट करके इनको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। गर्म पानी पीना चाहिए और दिन में एक बार काढ़ा भी पीना चाहिए। अच्छा। बट ये ऐसा नहीं है कि ये हम कर रहे हैं तो बिल्कुल 100% प्रोटेक्शन है, ऐसा नहीं है। बट ये है कि कहीं ना कहीं आपको ये चीजें हेल्प करती हैं जी वो असर को कम करने में। कोई भी बीमारी होती है खर्च तो उसमें होता ही है। मरीज ऐसा है जिसके पास पर्याप्त धन नहीं हो पा रहा है तो उसकी कोई व्यवस्था हो पाती है क्या? कैसे हो पाती? बिल्कुल सरकारी जो है सरकारी में व्यवस्था की हुई है। कई सारे सेंटर हैं, डेडिकेटेड फैसिलिटी है जिनमें बहुत ही मिनिमम वे पर ये 7 दिन 10 दिन का जो है उनका समय है वो पूरा किया जाता है। इसके अलावा एक चीज और भी है कि जो बिल्कुल ही सिम्टम्स नहीं है, जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक्स हैं या जिनको माइल्ड फीवर है या बिल्कुल बहुत ही कम परेशानी है, इस तरह के मरीजों को तो होम आइसोलेट भी किया जाता है। ये सरकार की गाइडलाइन भी है और जो दवाइयां हैं वो उनको घर पर ही लेकर एक तरह से अपने घर में अगर व्यवस्था है होम में कमरे में होम आइसोलेट होकर भी वो इस समय को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से भी खर्चा कम हो सकता है और बाकी ये है कि घर में रहेंगे तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रहता है। तो जिनकी समस्या ज्यादा नहीं है वो होम आइसोलेट रहकर भी ठीक हो रहे हैं। और जिनकी ज्यादा हो वो क्या करें? ज्यादा होती है तो फिर उसके लिए हॉस्पिटल फैसिलिटी है, कोविड फैसिलिटी है, वहाँ पर उनको रख के फिर ठीक किया जाता है। जी जी जी। डॉक्टर उज्ज्वल शर्मा, आप कुछ इसके अलावा अगर हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहें तो जरूर बताइए।
कोविड के लिए सतर्क रहें और अगर किसी को मामूली बुखार भी आता है और उसके साथ अगर मामूली कमजोरी भी है तो वो इन चीजों को, इन लक्षणों को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। बहुत जरूरी, टाइमिंग बहुत जरूरी है। अगर आप सही समय पे सही दवाइयां ले रहे हैं तो बीमारी बिल्कुल 100% तरीके से ठीक हो रही है। बट अगर उसमें हम लेट हो जाते हैं, कई बार दूसरी बीमारियों के ये सोच लेते हैं कि शायद ये टाइफाइड है या कोई और बीमारी है। और जो प्रॉपर दवाइयां हैं, इसमें जो 3 मुख्य दवाइयां हैं, स्टीरॉइड है, एंटीकोएगुलेंट है और इसमें एंटीवायरल दवाइयां हैं। ये 3 दवाइयां अगर आपको सही समय से मिल जाती हैं, पहले दिन से ही अगर स्टार्ट हो जाती हैं, तो मरीज 7 दिन से 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये हमारा अभी तक का अनुभव है। लेकिन अगर मरीज जो है इन लक्षणों को हल्के में लेते हैं, तरह तरह की अपने खुद से ही होम दवाइयां लेते रहते हैं, मेडिकल से दवाइयां लेते हैं, तो फिर उसमें बीमारी के बढ़ने का खतरा होता है। तो इसलिए सतर्क रहें, बट डरने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर डॉक्टरी सलाह से, प्रॉपर डॉक्टरी परीक्षण से अपनी दवाइयां लेके इस बीमारी को ठीक किया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते रहें, मास्क पहनते रहें और अपने हैंड वॉश करते रहें। और अपने डॉक्टर खुद ना बने, डॉक्टर से जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। जो सही मैंने फिर बोला, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही समय पे सही दवाइयां लेंगे, कोरोना बहुत ही मामूली बीमारी है। डॉक्टर उज्ज्वल शर्मा, आपने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझाया। आपको आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ सर। धन्यवाद। नमस्कार। राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्रोता, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध गायिका श्रीमती मालिनी अवस्थी जी। मालिनी जी, सबसे पहले तो आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सबसे जोड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार जी। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलके, और ध्यान आ रहा है कि एक समय आप ग्वालियर आई थी, हमारी फोक म्यूजिक कॉन्सर्ट हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। श्रोताओं के बतौर कलाकार तो हम लोगों के लिए बिल्कुल तीर्थ है ग्वालियर, जहाँ पर मियां तानसेन जी स्वयं विराजते हो, गाते रहे हों। निश्चित। और वैसे भी इतनी गुणी जनों की धरती है ग्वालियर के। हम सभी कलाकारों की एक ये मन की एक मुराद रहती है कि यहाँ पर गाएं और आशीर्वाद ले। जी। और वहाँ भी आई हूँ, फिर तानसेन समारोह में भी गाने के लिए आई थी, 2-3 बार आ चुकी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भी कलाकार आता है वो पूरी अपनी श्रद्धा भक्ति समर्पित करने के उद्देश्य से आता है। जी। तो आज आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है, बताइए। भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़कर, मिलकर, आपसे बातें करके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोता बहुत खुश होंगे, जिन गायकों को वो अक्सर टीवी पे देखते हैं, अपने मोबाइल पर भी बहुत सारे बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ सुनते हैं, जानते हैं। जी। मालिनी जी, सबसे पहले तो आपको ये बताइए कि भोजपुरी में आप गाती हैं, अवधी में गाती हैं, तो आपकी गायन की शुरुआत कैसे हुई? हम तो शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे। ये तो बड़ी पुरानी बात हो गई, और बहुत ही पुरानी के संग संग बहुत लंबा इसका उत्तर है। इसको फोन के उसमें मैं क्या बताऊं, बस मुझे लगता है संक्षिप्त आप जितना बताना चाहें। शुरुआत तो मुझे भी नहीं संज्ञान है कि कब से हुई, क्योंकि माता पिता जैसा बताते हैं, आसपास के लोग बताते हैं, घर परिवार में, कि बचपन से ही गाती थी। बचपन से ही जब से मतलब आंख खोली, होश संभाला, तब से गाती थी, नाचती थी। तो कह सकती हैं कि संगीत को अपने संग विरासत में तो नहीं, विरासत में तो लेके नहीं पैदा हुई, क्योंकि विरासत तो वहाँ कहते हैं जब परिवार में ऐसा हो। जी। लेकिन परिवार में ऐसा कुछ नहीं था, कोई नहीं गाता बजाता था। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई अधूरी पिछले जन्म की यात्रा थी, उसको लेकर पैदा हुई थी। मैं कह सकती हूँ जन्म में माँ सरस्वती की आप पर विशेष कृपा। देखिए, एक ऐसा हमारे गुरुजन लोग कहते हैं कि इस जीवन में
इंसान परीक्षा दे करके नौकरी कर सकता है, जी। बड़ी से बड़ी जगह पहुंच सकता है, उसका कर्म और प्रारब्ध दोनों साथ हों। बिल्कुल। लेकिन कला एक ऐसी चीज है जो ले करके कलाकार पैदा होता है, चाहे चित्रकार हो, छायाकार हो, नर्तक हो, गायक हो, वादक हो। जी जी। उसकी गढ़न इस जन्म में होती है और गढ़ने के लिए भी जो प्रारब्ध है उसी के अनुरूप उसको गुरु मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि वो गुरु मिलते हैं तो सींचते जाते हैं और आगे बढ़ाते जाते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि आपने ये एक वाकई में। जी बोलिए। जी नहीं, मैं आप गुरुओं को याद कर रही हैं, निश्चित रूप से आप अपने जो आप गुरु रहे हैं जिनसे आपने शिक्षा ग्रहण की है उनका नाम भी मैं जानना चाहूंगी। देखिए आकाशवाणी का बहुत मेरे जीवन में सकारात्मक और बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी। आकाशवाणी, मैं गोरखपुर में, मेरे पिताजी उस समय पोस्टेड थे जब मैं बहुत छोटी थी। किस स्टेशन की बात कर रही हैं? गोरखपुर, आकाशवाणी गोरखपुर। ठीक। और उस समय नाम आप नया बताएंगे अपने? जी जी बिल्कुल, मैं पूरी बात बता रही हूँ आपको, पूरी बात सुनिए। जी 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 जरूर। तो उस समय आकाशवाणी गोरखपुर में जी ये नया केंद्र खुला था 76 में, 76 में। अच्छा। और 76 में खुला और चूंकि आंचलिक क्षेत्र में खुला था जी, तो उस समय जियो था कि वहाँ पर आंचलिक बोलियों के, उनके गीतों को प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादा जोर था। और उस समय नए वहाँ पर जो नियुक्ति हुई थी जी, तो दुनिया भर में जिनका नाम था, बल्कि जिनकी वजह से आकाशवाणी गोरखपुर जाना जाता था, जी, मेरे उस्ताद शुजात हुसैन खान साहब और उस्ताद राहत अली खान साहब, वाह वाह, दोनों वहीं पर थे और दोनों म्यूजिक कॉम्पोजर थे। दोनों इतने अद्भुत असाधारण कलाकार, इतने अच्छे गुरु जी जी, कि मेरा तो बहुत बड़ा, मेरा एक आप समझिए बाल जगत से, युवाणी से लेकर के जनरल से फिर ए ग्रेड, टॉप ग्रेड, सब क्या बात, रेडियो की यात्रा मेरे गोरखपुर का ही हाथ है। ओहो, और उसमें परिवार जैसा लगता था क्योंकि रेडियो में रिकॉर्डिंग करी और शाम को सिखाने आ गए। तो शुजात साहब रामपुर घराने के थे। जी जी, मैं जब 9 बरस की थी तो उनसे मैंने सीखना शुरू किया। बहुत अच्छा। और जब वो रामपुर के रहने वाले थे और रामपुर घराने से भी थे, उनका जब ट्रांसफर रामपुर रेडियो स्टेशन वापस हो गया तब मैंने राहत साहब से सीखना शुरू किया। ठीक। और उनसे भी सीखती रही। बाद में फिर हम लखनऊ आ गए, पिताजी का जब तबादला हो गया तब मैंने आकाशवाणी लखनऊ अपना चेंज नहीं कराया, गोरखपुर रखा ताकि मैं राहत साहब से सीखती रहूं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और फिर भाटखंडे से सीखा, भाटखंडे में से मैंने एमयूज किया, निपुण किया। लखनऊ में तब तक शादी हो गई, विवाह हो गया। तो मन में ये साथ थी कि ये पूरब अंग, चूंकि आपको मैंने गोरखपुर का इसीलिए बताया क्योंकि वहाँ पे जो पूरब संस्कृति है अपनी पूरब की और भोजपुरी का, जी बिल्कुल, बहुत सुंदर गीत संगीत का केंद्र था। तब यह गीतों की मिठास है ही अलग। जी, तो बस इस वजह से वो मुझे भी नहीं पता चला कब जबान में इतना चढ़ रच बस गया। जी जी। और मैं रहने वाले, हम लोग परिवार से लखनऊ के, तो हमारे यहाँ भोजपुरी नहीं अपितु अवधी बोली जाती थी, अवधी गाई जाती थी। जी ठीक। तो कई लोग जो आश्चर्य करते हैं मैं दोनों कैसे गाती हूँ, उसका कारण ये कि मूल रूप से मैं अवधी हूँ परिवार से। ठीक। लेकिन मेरा जो पालन पोषण हुआ वो भोजपुरी संस्कृति में हुआ, इसलिए दोनों का असर है। बाद में मैंने पद्म विभूषण गिरजा देवी जी हमारी गुरु, उनसे सीखना शुरू किया। 20 बरस उनसे सीखा, कार्यक्रम भी देती रही, सीखने की यात्रा भी चलती रही। तो जब मैंने आपके ग्वालियर में ही तानसेन समारोह में भी मुझे आमंत्रित किया गया तो मैंने यहाँ पे ठुमरी गाई, दादरा गाया, टप्पा गाया। और मैं जिनकी शिष्या हूँ वो गंडा बंद शिष्या हूँ। अच्छा। पद्म विभूषण गिरजा देवी जी हमारी गुरु। जी जी जी। वो तो पूरब अंग की इतनी दक्ष और अद्भुत असाधारण कलाकार थी। तो जब गंडा बांध लिया कला हमने अपने गुरु से, तो उनकी विरासत को तो आगे बढ़ाना हमारा धर्म भी है और हमारा कर्तव्य। बिल्कुल। तो मैं लोकगीत गाती हूँ, लोक संगीत में ख्याति है। लोक संगीत मेरी आत्मा की भी चीज है और लोक संगीत के प्रति मुझे कर्तव्य बोध होता है कि इसको सामने लाना अनिवार्य था। जी जी। लेकिन मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो मूल रूप से शास्त्रीय संगीत की ही है। और शुजात साहब से लेकर के अप्पा जी जो हमारे गुरु गिरजा देवी जी, उनसे हमने टप, ख्याल, दादरा, सादरा, टप्पा, ठुमरी, हम लोग सब गाते हैं, ख्याल गाते हैं। तो संकट मोचन संगीत समारोह, सप्तक संगीत समारोह,
इन सब शास्त्रीय संगीत के जितने भी कार्यक्रम है उनमें जाती हूँ, तो उसमें हम लोग अपने बनारस घराने की चीजें पेश करते हैं बहुत। और लोक गीतों की फरमाइश होती है, तो एक दो चीजें वो भी। मालिनी जी, आपको पद्मश्री की उपाधि मिली, तो पद्मश्री की उपाधि यूं ही थोड़ी मिल गई, आपने बहुत कुछ किया है इतना, यही वजह है कि आपको ये उपाधि से नवाजा गया है। समझती हूँ हमारे श्रोता भी इस बात को समझते हैं कि कोविड के दौर में बहुत सारी चीजें बहुत मुश्किल हो चुकी है। स्टूडियो की रिकॉर्डिंग और फोन की रिकॉर्डिंग में जमीन आसमान का अंतर होता है। पोइट्री नुमा अगर आप कुछ अपने कुछ खास लोकगीत जो आप बहुत ज्यादा गाती हैं, कुछ वैसे ही गुनगुना दें, अच्छा लगेगा। यूं ही हमारे श्रोता खुश हो जाएंगे, बस उनकी खुशी के लिए और अपनी खुशी के लिए भी। नहीं, श्रोताओं का तो हुक्म हम लोगों के लिए सर माथे पे होता है, और आप ग्वालियर से बोल रही तो मैं वैसे भी मना नहीं करूंगी। जी जी बिल्कुल, आकाशवाणी है तो लोग भी सुधी श्रोता होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पूरब देश से, पूरब देश से जब मोरे हरी मोरे हरी पे न। जी बहुत मालिनी जी, मैं महसूस कर पा रही हूँ कि फोन पर जब प्रस्तुति आपकी आ रही है जो मुझे सुनाई दे रही है, निश्चित उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम मुझे मिला, लेकिन जो आप गाती हैं वो तो सब जानते हैं और बखूबी जानते हैं। बहुत अच्छा लगा, आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आपने ऐसे समय में, ये तो बस आप ये सोच लीजिए कि आपने तानसेन जी के लिए एक श्रद्धांजलि ग्वालियर स्टेशन प्रणाम किया मैंने उनको। जी जी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल ये आपकी तरफ से श्रद्धांजलि थी उनके लिए। और आगे अपने कुछ संगीत के अनुभव हमारे श्रोताओं के लिए बताइए। लंबा सफर चलने का है। जी जी, चलते 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 बस एक बार जरूर अपने अनुभव से कहूंगी जी, कि चलते हुए भी मंजिल मिल जाती है, इंसान को चलना नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल। मुझे लगता है बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं या थक जाते हैं जी, और वो थकना भी अलग अलग ढंग का होता है। पेड़ की छाया मिली, उसी के नीचे सुस्ताने लगे, आराम जहाँ मिल गया, या फिर रास्ता बहुत पथरीला हुआ तो डर गए। जी, वो सब कुछ उसका मैंने सामना किया है। महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए तो और भी दिक्कतें आती हैं, और फिर बाहर जाना, कार्यक्रम में यात्राएं और उनसे होने वाली जो दिक्कतें आसान तो नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे कभी गति धीमी कर दीजिए, कभी तेज कर दीजिए, जी जी, लेकिन गति जो है वो रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। बहनें बहुत सारी कि हम भी गाते थे और हमने छोड़ दिया, या ऐसी दिक्कत आ गई, कोई बताता है कि परिवार से साथ नहीं मिला, कोई बताता है कि घर में माता पिता ने इजाजत नहीं दी, जी, या कोई बताते हैं कि सब छूट गया। मैं तो मुझे बहुत कष्ट होता है मैं जब ये सुनती हूँ। जी जी, ऐसी जो भी बहनें सुन रही हूँ जी, या उनके पति सुन रहे हो, भाई लोग सुन रहे हो, तो मैं आपके जरिए यही कहना चाहूंगी कि देखिए, जरूरी नहीं है कि आपके विचार और दूसरे के विचार एक जैसे बने। जब आपके दो भाई बहन एक जैसे नहीं होते तो फिर दूसरे परिवार से भी तालमेल बैठे, ये नहीं होता। लेकिन यदि गरिमा है, इरादे पर यदि दृढ़ता से कायम है, जी जी, और सम्मान है दूसरे के विचारों के लिए भी, तो मुझे लगता है कि एक रास्ता बिल्कुल निकाला जा सकता है, जहाँ पर पे कभी भी आपके भी इस परिश्रम का बाकी लोग भी आदर करेंगे, आपकी भावना का आदर करेंगे। कम से कम मेरे संग तो यही हुआ। जी जी, मैंने विवाह हुआ, छोटी उम्र में हुआ, परिवार के साथ बाकी दायित्व भी आए, बच्चे थे, और मुझे जरूर एक समय ऐसा निराशा का भाव आया कि लगता है सब अब समाप्त हो गया, अब लगता है कभी नहीं गा पाऊंगी, अब कहाँ अवसर मिलेंगे। और होता क्या है कि आपको भी एक अपने दुनिया में रचा बसा जान करके आपको भी लोग बुलाना बंद कर देते हैं, कार्यक्रम मिलने बंद कर हो जाते हैं। जी जी, मेरे साथ तो और भी विचित्र हुआ, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में थे मेरे पतिदेव। अच्छा, और मैं तो वो एक कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि अब तो ये बड़ी प्रसन्न खुश होंगी, इनको अब क्या जरूरत है। ये जो जरूरत शब्द है, मुझको उसका रहस्य नहीं समझ में आया। किसी को किसी की जरूरत नहीं होती, ये तो आंतरिक अनुभूति है। बिल्कुल, जैसे कि हम गा रहे हैं, जैसे हम खा रहे हैं, जैसे सांस ले रहे हैं, सच्चे कलाकार के लिए संगीत भी वैसे ही है जैसे सांस लेना, वो उसके बिना जी ही नहीं सकता। और जब संगीत को एक उद्देश्य मिल जाए, जब उसके प्रति आपका एक कर्तव्य बोध भी हो जाए, जैसे मैंने मान लिया कि मेरे जीवन का यही
उद्देश्य है कि मैं पारंपरिक संगीत को पुनर्प्रतिष्ठा प्रदान करूं। बहुत बढ़िया जी। तो इसके लिए फिर मुझको न थकान महसूस हुई, इसके लिए यदि मुझे कुछ दिन विश्राम करना पड़ा तो मैंने वो भी किया। मैंने शुरू के 10 वर्ष सिर्फ रेडियो की और दूरदर्शन की रिकॉर्डिंग्स करी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जो कुछ कभी आ गए तो वो किए, लेकिन वो 10 वर्ष मैंने अपने अध्ययन में बिताए। मैंने उन सभी लोगों को पढ़ा जिन्होंने लोक संगीत पर रिसर्च किया था, पीएचडी की थी। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने हिंदी विभाग से, मैंने यूनिवर्सिटी से जो शोध किए गए थे अवधी पे और भोजपुरी के विभिन्न विषयों पर, उनकी मैंने रिसर्च थीसिस जो है ऑन पेमेंट मैंने मंगवाई, निकलवाई, उनका अध्ययन किया, पढ़ा। तो वो मैंने वेस्ट नहीं किया। मुझे लगता था कि शायद मैं अधिक से अधिक एक पुस्तक लिखूंगी इन पर, और अपने संगीत की, जो शास्त्रीय संगीत की जो मेरी पूरी अध्ययन और मेरा रियाज है, उसके आधार पर इन गीतों को मंच पे प्रस्तुत करूंगी कि भाई ये अपनी थाती है, इसको जानो समझो। बिल्कुल। और लेकिन फिर मेरे मन में विचार है कि नहीं, जो मंचीय कलाकार है, मंचीय कलाकार की परिणति मंचीय अभिव्यक्ति में ही है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मंचीय अभिव्यक्ति से जो बात कही जा सकती है वो 100 किताबों से भी नहीं कही जा सकती। बिल्कुल। तो मैंने इसलिए फिर उस पूरे अध्ययन को, उसका पूरा लाभ लेते हुए, एक समय जब बच्चे भी बड़े हो गए, जब मुझे ये पूरी तरह से संतोष था, मुझे भी, परिवार को भी, तब मैंने पूरी तरह से अपना सर्वस्व कह सकते हैं इसको, संगीत को समर्पित किया। आज के समय में इसलिए संतोष का भाव बहुत है पूरे परिवार को, हमको और मुझको भी, मेरे बच्चों को भी, कि हमने एक चीज पाने के लिए दूसरे को कभी इग्नोर नहीं किया। सभी को पहले दिन सब कुछ चाहिए, पहले दिन ही चांद सितारे छूने की इच्छा है। मैं नहीं कहती ये गलत है, ये भी सही है और होना भी चाहिए। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में अकल्पनीय कुछ नहीं रहा, सब कुछ संभव है। ऐसे समय में मुझे लगता है कि जीवन में हम सब लोगों के लिए एक शायद कहीं ना कहीं एक कहावत का मंत्र, मूल मंत्र बांध करके आगे बढ़ना अनिवार्य है कि धीरे 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 मना, धीरे ही सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। यानी कि जब समय आता है तब फल होता है। धीरज आजकल खोता जा रहा है, और धीरज सबसे बड़ी चाबी है, चाहे रिश्ता हो, चाहे संगीत हो, चाहे आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। बिल्कुल। बुरे दिन है, बुरा बर्ताव है, बुरी बात किसी ने कही, बुरा अनुभव है, कुछ भी यदि आपके संग बीता, धीरज रखिए, सब गुजर जाएगा। आपकी भी मंशा, आपकी इच्छा, आपके सपने पूरे होंगे। धीरज रखिए, बस हिम्मत मत हारिए, चलते रहिए। आपने जो इतना अध्ययन किया है, वो अध्ययन आपकी गायकी में समझ में आता है। उसके आगे पीछे जो आप कुछ बोलती भी हैं उसमें, और आपकी गायकी में आपके जो चुनते हैं आप कि आपको क्या गाना है, इस वक्त आपको क्या प्रस्तुत करना है, समझ में आता है कि आपको इतनी नॉलेज है, तभी आप इतना सब कुछ प्रस्तुत कर पा रही हैं। ये बहुत खास बात है। कला है, संगीत है, वो तो हर कलाकार आत्मा से ही प्रस्तुत करता है, लेकिन अगर कहीं कुछ शास्त्रीय अध्ययन हो और उसका भी उसमें मिश्रण आ जाए तो उसकी बात कुछ और ही हो जाती है। पद्मश्री आपको मिली, कैसा लगा, क्या कैसे कुछ हुआ, थोड़ा सा 2-4 लाइन में जरूर बताइए। परिश्रम पर एक तरह से मुहर सी लग जाती है। उत्तर प्रदेश में हूँ, तो इसलिए मुझे एक ये भी लगता था कि जो लोक संस्कृति है वही भारत की मूल संस्कृति है, और इसको सम्मान करने में आप कलाकार को नहीं सम्मानित करते, उसके जरिए आप पूरा भारत का वो छवि सामने लेकर के आ रहे हैं, वो पूरा चित्र सामने लेकर आ रहे हैं जिसको आज नई पीढ़ी को जानने समझने की जरूरत है। बिल्कुल। तो वो, लेकिन मैं आश्चर्यचकित रह गई। मैं इससे आपको बताऊं कि जब जिस साल मिला 2015, उस साल 6 लोक कलाकारों को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। क्या बात। राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और शायद केरला या तमिलनाडु, मतलब पूरे भारतवर्ष में 6 अलग अलग प्रदेशों के। और मुझे इतना ही संतुष्टि और गर्व इस बात पे हुआ। अपने साथ साथ मुझे ये अच्छा लगा कि देश के 6 और अंचल के लोक कलाकारों को भी पद्म सम्मान मिला। ये मेरे उसी भावना को दर्शाता है कि ये मूल भाषा, मूल प्रकृति का सम्मान किए बिना नए ज्ञान को जानना बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल।
आगे बढ़िए पीछे को, लेकिन साथ अतीत को साथ लेके चलिए। जी जी। और मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान उस साल ये था कि, और गौरव और संतुष्टि की बात, कि मुझे मेरे गुरु के साथ मिला था। हमारे गुरु, उनको उसी वर्ष पद्म विभूषण। क्या बात है, क्या। और काशी के अखबारों में ये छपा कि काशी की गुरु शिष्य परंपरा हुई सम्मानित, कि गुरु को पद्म विभूषण और शिष्य को पद्मश्री। तो मेरे लिए उससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता था। मुझे लगा कि ये तो एक पूरी भारतीय जो हमारी संगीत परंपरा है गुरु से सीखने की, तो ये बहुत बड़ा सम्मान था। उत्तर प्रदेश के सारे लोक कलाकारों को, बुंदेलखंड, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, रुहेलखंड, इतनी अद्भुत हमारे यहाँ लोक संस्कृति है। बिल्कुल। और सभी कलाकारों ने बड़ा परिश्रम किए। कुछ हमारे यहाँ इतने गुणीजन कलाकार थे जिन्हें बिना पद्मश्री पाए चले गए। मैं 3-4 का नाम अवश्य लेना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि वो इतने गुणी कलाकार। मुझे याद है हमारे यहाँ प्रयाग राम कैलाश यादव जी अद्भुत विरहा गायक थे, और आकाशवाणी की कॉन्सर्ट्स में ही उनको देख देख के हम लोग बड़े हुए। लेकिन उनको वो, उसके अलावा आल्हा सम्राट थे लल्लू बाजपेयी जी, वे भी ऐसे ही चले गए बिना सम्मान के। ऐसे ही बाबू नंदन जी थे, जो कि धोबिया के बहुत अद्भुत कलाकार थे हमारे गाजीपुर के। और आकाशवाणी ने तो बहुत काम किया है लोक संस्कृति को सहेजने में। तो इन लोगों को हम लोग तो कॉन्सर्ट्स में देखते रहते थे। लेकिन तो मैं जब भी मेरे पद्म सम्मान को कोई पूछता, तो मैं इन 3 बड़े गुणीजनों को हमेशा प्रणाम करती हूँ। जी बिल्कुल। किसी भी कलाकार आदर, किसी से जो श्रोताओं से जो आदर मिलता है, वो बहुत बड़ा आदर, बहुत बड़ा सम्मान होता है। और ये सम्मान उनको पहुंच रहा होगा आपकी तरफ से। निश्चित रूप से उनकी दुआएं भी आपके साथ जरूर रहेंगी, हमेशा रहेंगे। मालिनी जी, आप आकाशवाणी ग्वालियर से जुड़ी, बहुत अच्छा लगा इस समय आपसे बात कर। बहुत आभार। और आपको मुझे ज्यादा आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत, मतलब मुझे बस पकड़ ही लिया आपने। तो ये आप ग्वालियर सभी लोगों को आपको आभार व्यक्त करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। ये थी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उप शास्त्रीय संगीत और भोजपुरी अवधी लोकगीतों की गायिका श्रीमती मालिनी अवस्थी। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम समाप्त करने के कल्पना प्रदीप को इजाजत दीजिए। नमस्कार। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है।